welcome to my YouTube channel. Actually, I really want to talk about this topic from a very long time, and since you have requested so many times, and I think मेरे को करना चाहिए था, इस पे बात करनी चाहिए थी. So here I am. How to get good marks in examinations, है ना. कि मतलब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है. मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रही हूँ जो कॉलेजेस के बच्चे होते हैं. मेरे ग्रेजुएशन में भी मुझसे बहुत लोग पूछते थे, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स एंड ऐसा क्या लिख कर आना चाहिए शीट्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है मार्क्स गेन कर सके. ओके, सो मैं आपको एंड टू एंड पूरी सब चीज़ें बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले, रिसोर्सेज वगैरह कहाँ से आप ले सकते हो, एंड आपको एग्ज़ाम टाइम में जो 3 घंटे मिलते हैं आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. ओके, सो ईच एंड एवरीथिंग आई लेट यू नो इन डिटेल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए. हमें कैसे फिगर आउट करना है कि हमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ना, और कितने टाइम में कोई सब्जेक्ट हमें ख़त्म करना है, तो वो सब मैं आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ग्रेजुएशन में हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है. सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को आप सबसे पहले स्टार्ट करना, और प्रिपरेशन आपको 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए. सबके केसेस अलग अलग होते हैं, सब बच्चे की चीज़ें ग्रैब करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है. तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको 2 महीने पहले स्टार्ट करना है, 3 महीने पहले स्टार्ट करना है, या एग्ज़ाम से एक रात पहले स्टार्ट करना है, वो आप डिसाइड करोगे. ठीक है, तो जैसे मैं तो एग्ज़ाम से 1 डेढ़ हफ्ते पहले ही स्टार्ट करती हूँ पढ़ना, तो मेरा कवर हो जाता है सिलेबस. हाँ, तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को आपने सबसे पहले उठाना है, एंड देन उसके बाद लीस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, फिर उससे कम डिफ़िकल्ट, ऐसे करते करते आप फिर सबसे जो इजी सब्जेक्ट होगा वहाँ तक पहुँच जाओगे. ठीक है, सबसे पहले आप पूरा सिलेबस देखो, जो आपको यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिलता है आप उसको पूरा अच्छे से देखो, उसको गो थ्रू करो, देन आप डिसाइड करो कि सबसे पहले आप क्या टॉपिक पढ़ोगी, सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़नी है. ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेबस को कैसे एनालाइज करोगे, और सिलेबस के रिसोर्सेज आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे कैसे ले सकते हो, कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब ही होती है. ठीक है, यूट्यूब से ज़्यादा बेस्ट तो कोई और प्लेटफॉर्म है ही नहीं. यूट्यूब पे तो आपको हर एक टॉपिक की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ मिलती हैं. ठीक है, तो यूट्यूब तो आपको यूज़ करना ही है प्रिपरेशन के टाइम पे. उसके अलावा एक जो तरीका मैं फॉलो करती हूँ वो होता है चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई बॉट. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक यूनिट लेनी है, यूनिट को पूरा कॉपी करना है, अच्छे से कॉपी पेस्ट कर दो आप उसको चैट जीपीटी पे या फिर क्लॉड पे. और क्लॉड तो नोट्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट एआई टूल है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको पूरे डिटेल्ड नोट्स की जगह आपको उसमें आपको जीपीटी या फिर किसी भी एआई बॉट को ये बताना है कि आपको डिटेल्ड नोट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कीवर्ड्स वाले नोट्स चाहिए जिसमें आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रहे चीज़ों के. ठीक है, क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो आपके दिमाग में रह जाते हैं. अब आप एक ही चीज़ को लाइन बाय लाइन तो पढ़ नहीं सकते एग्जाम्स के टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि आपको एकदम लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़नी है ना. तो आपको क्या करना है, यूनिट के हिसाब से जीपीटी पे या फिर क्लॉड पे उसको यूनिट के पूरे टाइटल और सब कुछ टॉपिक्स वगैरह देने हैं, एंड उसको बोलना है कि वो आपको नोट्स बना के दे कीवर्ड्स वाले. ठीक है, कीवर्ड्स वाले, डिटेल ओरिएंटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले नहीं, कीवर्ड्स वाले नोट्स. ठीक है, इससे क्या होगा, 2 या 3 पेज मैक्स टू मैक्स आपका एक यूनिट कवर हो जाएगी अच्छे से, और वो आपको पीडीएफ भी बना के दे देगा, तो आपके पास पीडीएफ्स रहेंगे नोट्स की. पहली चीज़ तो ये हो गई कि रिसोर्सेज आपको यहाँ से मिल गए, कहीं आपको किसी बुक में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है. बेस्ट चीज़ ये उन लोगों के लिए भी है जो 1 या 2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना. ठीक है, तो इससे बहुत ईजी हमारा पूरा रोड मैप बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं, तो हम ईजिली उसको पढ़ सकते हैं. अब आते हैं कि जब हमारे पास सारा सिलेबस है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास नोट्स हैं. ठीक है, तो अब हम कैसे ही उसको पढ़ेंगे और क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं कि जिससे हमारे दिमाग में वो चीज़ हमको याद रहे.
तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लिख लिख के पढ़ते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, मैं पूरी नोटबुक्स, रजिस्टर्स, डायरी सब भर देती हूँ और तब जाके मेरे दिमाग में चीज़ें घुसती हैं। तो अगर मैं वो चीज़ नहीं करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैं लिख लिख के बार बार उस चीज़ को समझती हूँ, याद तो कौन ही करता है, मतलब समझ लेते हैं एक बार, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अच्छा इस टॉपिक में ये होता है, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लोगों को बोल बोल के याद करने की आदत होती है ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग डायग्राम्स के थ्रू याद करते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है पढ़ने की, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम टाइम की, कि जब आपके पास 3 घंटे हैं तो आप उसमें ऐसा क्या लिख कर आओगे, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे कि आपके पेजेस बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सको और दूसरा आपके मार्क्स भी अच्छे आ सके, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि अगर इस इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किसी पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 32 पेजेस की शीट आ रही है या फिर 28 पेजेस की शीट आ रही है, सबसे पहले अगर आप ऐसे बच्चे हो कि जिसको ऐसा लगता है कि पेज भरने से पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, पेज भरने से कोई पास नहीं होता। और एक चीज़ ये भी है, कुछ बच्चों का ऐसा डिबेट रहता है कि क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ आंसर्स मैटर करती है। सही बात है, बिल्कुल मैं इस चीज़ से अग्री कर रही हूँ कि क्वालिटी ऑफ आंसर्स जो है वो मैटर करता है, लेकिन क्वांटिटी भी उतनी ही मैटर करती है, क्योंकि जब आपकी जो आंसर शीट चेक कर रहा होगा ना, वो देखता भी है कि आपने कितने पेजेस में आंसर लिखे हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनकी शीट्स पूरी पूरी भरी होती हैं, है ना, 32 के 32 पेजेस उन्होंने भरे हुए होते हैं, बट स्टिल उनके मार्क्स नहीं आते और वो फेल हो जाते हैं। इसका यही रीज़न है क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ कॉपी भरने से, शीट भरने से मार्क्स आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 घंटों को आपको सेक्शंस में डिवाइड करना है, कि आपको 1 घंटे में एक सेक्शन करना है, इस तरीके से। अब बात करते हैं कि सेक्शन सी जो आता है वो तो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस का आता है, तो 1 घंटा तो उसमें कम पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपने एग्जाम हॉल में 15 मिनट पहले ही पहुंच जाओ। क्यों? उसका आंसर ये है क्योंकि जो आपको शीट्स मिलती है ना, उसमें एंट्रीज भरने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और एंट्रीज में टाइम वेस्ट होता है, 10-15 मिनट उसमें लगते हैं आराम से। तो इस वजह से आपको एग्जाम हॉल में अपने एग्जाम सेंटर पे बहुत जल्दी पहुंचना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको पूरे 3 घंटे मिल रहे हैं एग्जाम करने के लिए। अब जब आपके पास पेपर आ गया, एग्जाम पेपर आ गया, आपके पास आंसर शीट भी है, तो अब आप सेक्शंस में पेजेस को डिवाइड करो। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि 32 पेजेस कैसे हम भर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को सिर्फ पास होना होता है उनके लिए तो मैं बात ही नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने मेरे से ये चीज़ पूछी थी कि 32 पेजेस कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो मैं वो स्ट्रेटेजीज आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको 32 पेजेस लेने हैं, उनको सेक्शंस में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए में अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं 7, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, तो उनको आप 7 to 8 पेजेस सेक्शन ए के लिए रखो, एक क्वेश्चन पर एक पेज आंसर, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें हमको 3 क्वेश्चंस में, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का बता रही हूँ बाय द वे। सेक्शन बी के लिए आप 9-10 पेजेस रख सकते हो आराम से, ठीक है। देन उसके बाद, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप मेक श्योर करो कि आपके 3 से 4 पेजेस में एक क्वेश्चन का आप आंसर करो 3 से 4 पेजेस में, ठीक है। तो वो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है और वो थोड़ा लेंदी लगता है देखने में, और वो आई थिंक 10-15 मार्क्स के आते हैं, 10-15 मार्क्स का आता है शायद एक क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स का आता है आई थिंक, हाँ। तो इस वजह से आपको वो करना है 3 से 4 पेजेस में। उसके बाद आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में बस क्वांटिटी बढ़ी हुई होती है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी सेम ही रहता है। तो आप एक क्वेश्चन 3 या 4 पेजेस में करो, ठीक है। ऐसे करके आपकी पूरी जो 32 पेजेस है वो भर जाएंगे अच्छे से। अब बात करते हैं कि ठीक है, पेजेस का तो समझ में आ गया कि हम उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे, बट उसमें ऐसा लिखें क्या कि जिससे, क्योंकि इतना तो किसी ने पढ़ा भी नहीं होता, इतना किसी को आता भी नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन में 4-4 पेजेस, 5-5 पेजेस भर दे, है ना। तो उसके लिए आपको बनाने होते हैं फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ओके। फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स का आप जब यूज़ करते हो, आप जब बनाते हो पेजेस पे, सबसे पहले तो वो आपका पेज कवर करता है बहुत अच्छे से, ठीक है। आपका एक या आधा पेज जो है वो डायग्राम्स में ही चला जाता है, उसको अच्छे से एरोज बना के अच्छे से पूरा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके वो एक अच्छा इम्पैक्ट भी छोड़ेगा, जो आपकी आंसर कॉपी चेक कर रहा है, आंसर शीट चेक कर रहा है, उसके दिमाग पे। दूसरा, आपके पेजेस भी उससे भरते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पेजेस भरने के लिए आपको हेडिंग्स का यूज़ करना है, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है, सिर्फ पैराग्राफ्स का यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें आपका टाइम भी जाएगा।
दूसरी चीज़ आपका पेज भी इतना नहीं भर पाएगा, तो आपको बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है, ठीक है। ट्राई करना कि आप मोस्टली डायग्राम्स बना के आओ, देन उसके बाद उस पर्टिकुलर डायग्राम की, उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो अच्छे से, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में नंबरिंग करके, ऐसे करके। उसके बाद पक्का आपके 3 से 4 पेजेस भर जाएंगे। और थोड़ा सा आपको टॉपिक का भी याद रखना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको बाई चांस ऐसा लग रहा है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन है और आपसे बहुत एक छोटा सा टॉपिक पूछा गया है, लेकिन आपको लिखना है 3-4 पेजेस उसमें, ठीक है। अब आपको तो समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि वो तो इतना सा टॉपिक है, मैंने इतना पढ़ा ही नहीं है उसको कि मैं उसमें 3-4 पेजेस लिख के आऊँ। उस केस में आपको क्या करना है कि उस यूनिट या उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप उस चीज़ को बीच में लिखोगे। सबसे पहले जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखना है, ठीक है, जो उसका आंसर सच में है वो लिखना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है वो चीज़ें जो उससे थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रही हैं और जो आपने अपनी यूनिट में पढ़ी होंगी, ठीक है। जब आप वो पूरा लिख दोगे, आराम से डायग्राम्स बना दोगे, फ्लो चार्ट्स बना दोगे, बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखोगे, तो डेफिनेटली आपके 3 से 4 पेज भर जाएंगे आराम से। ओके, सो ये तो कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो आपको पक्का से फॉलो करनी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल फॉलो करना, देन यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस। ओके, एंड इसके अलावा एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप अपना आंसर ख़त्म कर दो, जब आपका सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, जब आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, उसके बाद आप पक्का ध्यान से चीज़ें हाईलाइट किया करो, ठीक है। हाईलाइट करने से ना एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है सामने वाले के दिमाग पे कि अच्छा आपको चीज़ें आती हैं, एंड देन आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उठा के ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस आंसर के अंदर वो आपको हाईलाइट करनी है। एंड ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ थी जो मैं भी फॉलो करती हूँ, एंड आई होप कि आपको ये सब स्ट्रैटेजीज़ अच्छी लगी हों। एंड और ऑल्सो मेरे को ये चीज़ बोलनी थी कि आप प्लीज़ मेरे को टॉपिक्स बताया करो, डीएम कर दिया करो, कमेंट्स में बता दिया करो कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर। टेक केयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।